रुक्मणी गांव के स्कूल में 20 सालों से टीचर के रूप में पढ़ा रही थी। वो बहुत ही अच्छी और नेक दिल टीचर थी। वो गांव के गरीब और बेसहारा बच्चों को फ्री में पढ़ाती थी। देविका, सभी बच्चे लिख रहे हैं और तुम चुपचाप बैठी हो, लिख क्यों नहीं रही हो? पता नहीं मैडम जी, मुझे बोर्ड पर कुछ भी लिखा हुआ सही से दिख ही नहीं रहा है। क्यों, आँखों में कोई दिक्कत है क्या? पता नहीं मैडम जी, मुझे कुछ दिनों से सही से दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद तुम मेरे ऑफिस में अकेले में मिलना। आ गई तुम? ये लो, ये बहुत ही अच्छी दवाई है। घर जाते ही इसे अपनी आँखों में डाल लेना, इससे तुम्हारी आँखें बिल्कुल सही हो जाएंगी। देविका रात में आँखों में दवाई डालकर सो जाती है। सुबह जब वो सोकर उठती है तो वो पूरी तरह से अंधी हो चुकी थी। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। माँ, पिताजी, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मुझे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। देविका बहुत रो रही थी। देविका की ये हालत देखकर उसके परिवार वाले भी बहुत परेशान हो जाती हैं, लेकिन किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब कैसे हुआ। वो सभी रुक्मणी मैडम के पास जाते हैं। देखिए ना मैडम जी, देविका बिटिया की आँखों में पता नहीं क्या हो गया। अभी कल तक उसकी आँखें तो बिल्कुल सही थी, लेकिन आज सुबह से ही इसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। दिखाई नहीं दे रहा तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? जाइए और किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाइए। रुक्मणी ने इससे पहले इतनी बेरुखी से कभी भी किसी से बात नहीं की थी। वो हमेशा उस गांव के सभी लोगों को परिवार की तरह प्यार करती थी और उनके हर सुख दुख में उनका साथ देती थी। पता नहीं मैडम जी, हम जैसे गांव वालों से किस लिए नाराज हैं? आखिर हमसे कोई गलती हुई है क्या? तभी उधर से गणेश राम और उसकी पत्नी रोते हुए आ रहे थे। अरे हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। अब हमारी अंधी बेटी से कौन शादी करेगा? वो अंधेरे में अपनी जिंदगी कैसे गुजारेगी? हे भगवान, अब मेरी बेटी का क्या होगा? उसकी आँखों की रोशनी कहाँ चली गई? पूछने पर पता चलता है कि गणेश राम की बेटी को भी सुबह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे ही गांव की 4 और लड़कियों की आंखों की रोशनी गायब हो जाती है और किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है। इधर रुक्मणी स्कूल खत्म होने के बाद जंगल में जाती है। माँ, मेरे लिए आँखों की गोटियाँ लाई हो ना माँ? लाई हो ना माँ? हाँ बेटा, लाई हूँ। तुझे ये खेल खेलना बहुत पसंद है ना? ये ले, आज मैं तेरे लिए सुंदर सुंदर 4 जोड़ी आँखों की गोटियाँ लाई हूँ। मुझे जल्दी दो ये गोटियाँ माँ, मैं इन गोटियों से खेलूंगा, बहुत मजा आएगा। उसके बाद वो अजीब सा दिखने वाला लड़का सारी आँख लेकर बाहर चला जाता है। फिर अगले दिन आज इतने कम बच्चे स्कूल आए हैं, लगता है तुम लोगों का पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। मैडम जी, गांव में आग चुराने वाली चुड़ैल घूम रही है, जिस वजह से हमारे घर वाले हमें घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। आज तो हम सबको बाबूजी छोड़ने आए थे और छुट्टी के वक्त भी वो हमें लेने भी आएंगे। क्या चुड़ैल? ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैंने तुम सबको कल ही पढ़ाया था ना कि आँखों की रोशनी विटामिन ए की कमी से खराब होती है और विटामिन ए के लिए सभी को बहुत सारा अंडा और मांस खाना चाहिए। अगले दिन जब स्कूल में रुक्मणी आती है तो उसे सिर्फ 4 बच्चे ही स्कूल में दिखते हैं। ये इस गांव के बच्चों को हो क्या गया है? स्कूल क्यों नहीं आते ये सभी? मुझे अपनी क्लास में पूरे बच्चे चाहिए। मैडम जी, कल से हम भी स्कूल नहीं आएंगे। सभी कहते हैं ज्यादा पढ़ने की वजह से ही सबकी आँखें खराब हो रही हैं। स्कूल नहीं आओगी? ठीक है, मत आना। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि मैंने तुम सभी बच्चों के लिए कुछ नए बुक्स और कपड़े मंगवाए हैं। अब तो तुम सब कल से स्कूल नहीं आओगी, तो चलो आज ही चलकर मेरे घर से वो सारा सामान ले आओ।
रुक्मणी सभी बच्चों से झूठ बोलकर उन्हें अपने साथ जंगल में लेकर जाती है और उसके बाद उन सभी बच्चों का कोई भी पता नहीं चलता। गांव वाले सभी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और सभी शिकायत लेकर मुखिया के पास पहुंचते हैं। ये तो बहुत ही हैरानी की बात है। पहले बच्चों की आंखों की रोशनी गायब हो रही थी और अब अचानक से 4 बच्चे गायब हो गए। आखिर ये सब हमारे गांव में हो क्या रहा है? बच्चे सबसे पहले सुबह सुबह कहाँ गए थे? मुखिया जी सुबह स्कूल गए थे, उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं। मुखिया जी चाहे कुछ भी कीजिए, हमें हमारे बच्चे ला दीजिए वरना हम सभी मर जाएंगे। इधर रुक्मणी सभी लड़कियों को लेकर एक सुनसान से घर में जाती है। माँ, मेरी माँ तुम आ गई। माँ, मेरी आँखों की गोटियाँ कहाँ है माँ? बेटा आज तो तुम्हारे खेलने के लिए आँख, नाक, कान, मुंह, दिल और किडनी सब कुछ लेकर आई हूँ। अरे वाह माँ, ये तो बहुत ही मजेदार है, बहुत मजा आएगा। कौन हो तुम? कौन हो और हमें ये कहाँ लेकर आई हो? तुम तो हमारी टीचर नहीं लग रही। कौन हो तुम? हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। तभी रुक्मणी एक चुड़ैल में बदल जाती है। हम माँ बेटा को इंसानी आंखें बहुत पसंद है, इसलिए मैं तुम चारों को यहाँ लेकर आई हूँ ताकि हम तुम्हारी आंखें निकाल कर उससे गोटियाँ खेल सके। नहीं, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। बचाओ बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ। माँ, पिताजी, रुक्मणी मैडम, हमें बचाओ। अरे कोई है, हमें बचाओ। भूत। चिल्लाओ और चिल्लाओ, यहाँ तुम्हारी चीख सुनने वाला कोई नहीं है। और हमें चिल्लाती हुई लड़कियों की आंखों की गोटियाँ निकालने में बहुत मजा आएगा। प्लीज हमें छोड़ दो, प्लीज चुड़ैल जी, हमें छोड़ दो। मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। सब कुछ सुनने के बाद हमें लगता है कि हमें सबसे पहले रुक्मणी मैडम से बात करनी होगी। वहीं से हमें पता चलेगा कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। उसके बाद मुखिया कुछ लोगों के साथ जब रुक्मणी मैडम के घर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि रुक्मणी मैडम तो 1 महीने से आईसीयू में भर्ती है। क्या? जब 1 महीने से रुक्मणी मैडम स्कूल नहीं आई तो अभी तक जो रुक्मणी बनकर स्कूल आ रही थी वो कौन थी? हे ऊपर वाले, हमारे गांव के बच्चों की रक्षा करना। तभी रुक्मणी मैडम का हॉस्पिटल से फोन आ जाता है और वो बताती है कि रुक्मणी मैडम को होश आ गया है और उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई है। आप सभी लोग बैठिए, वो अभी आ रही हैं। हमें आप सभी लोग माफ कर दीजिए, मैं अपने गांव के बच्चों को नहीं बचा पाई, लेकिन आप सब मुझ पर भरोसा रखिए, मैं आपके बच्चों को कुछ भी नहीं होने दूंगी। वो आपसे पहले मेरे भी बच्चे हैं। उसके बाद रुक्मणी मैडम अपनी क्रिश्चियन दोस्त लाइला को फोन करके उसे घर बुलाती है। रुक्मणी, तुम याद करने की कोशिश करो, आखिर वो चुड़ैल तुम्हें पहली बार कहाँ मिली थी? मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। मैं जंगल के रास्ते से आ रही थी, तभी पीछे से मेरे सर पर किसी ने जोर से वार किया। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। इसका मतलब उस चुड़ैल का मकसद किसी को मारना नहीं है, वो किसी और मकसद से यहाँ आई है। हमें उसका पता लगाना पड़ेगा, चलो मेरे साथ। तभी रुक्मणी लाइला के साथ उसी जंगल में जाती है। रुक्मणी, तुम उस तरफ देखो और मैं दूसरी तरफ देखती हूँ। तभी रुक्मणी को एक पुराना सा घर दिखाई देता है, पर जब वो उसकी खिड़की से अंदर देखती है तो वो हैरान रह जाती है। उस घर के अंदर चारों बच्चे दर्द से रो और करा रहे थे। उनकी आंखों से खून बह रहा था और अंदर एक अजीब सा दिखने वाला बच्चा आंखों से गोटियां खेल रहा था। हे ऊपर वाले, ये क्या है? लाइला, लाइला,
रुक्मणी धीरे से लायला को बुलाती है। अच्छा, तो वो चुड़ैल ये सब आँखों के लिए करती है ताकि वो गोटियाँ खेल सके। उसके बाद लायला अंदर जाती है और कुछ मंत्र पढ़ती है। तभी उस चुड़ैल का बेटा एक बोतल में कैद हो जाता है। माँ मुझे बचाओ माँ, कहाँ हो माँ? तभी उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है और आते ही लायला और हिमांशी को पटकते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को कैद करने की? छोड़ दो इसे। अपने बेटे की बारी आई तो तुम्हें इतना दर्द हुआ? क्या तुमने उन माँ के बारे में नहीं सोचा जिसकी बेटी की तुमने आँखों की रोशनी छीन ली और उसकी बेटी को बंदी बनाकर यहाँ ले आई हो? हम तुम्हारे बेटे को नहीं छोड़ेंगे। देखो, मेरे बेटे को कुछ भी मत करना, कुछ मत करना। तुम जो बोलोगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। बस कृपा करके मेरे बेटे को कुछ भी मत करना। ठीक है, गांव की सभी बच्चियों को छोड़ दो और तुमने अभी तक जितने भी बच्चों की आंखें निकाली है सबकी आंखों की रोशनी लौटा दो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। इससे तो मेरी सारी शक्तियाँ चली जाएंगी। मैं हरगिज ऐसा नहीं करूँगी। तो ठीक है, फिर हम तुम्हारे बेटे को भी अभी जला देंगे। नहीं, ऐसा मत करना, मैं तैयार हूँ। उसके बाद चुड़ैल उन चारों लड़कियों को छोड़ देती है और उसने जितनी भी लड़कियों की आँखों की रोशनी छीनी थी सभी की आँखों की रोशनी वापस कर देती है। मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तुम भी अपना वादा पूरा करो, मेरे बेटे को छोड़ दो। ठीक है, मैं तुम दोनों माँ बेटे को चुड़ैलों की दुनिया पाताल लोक में भेज देती हूँ। आज से तुम दोनों माँ बेटा वहीं पर रहोगी। मुझ पर यकीन रखो और इस बोतल में समा जाओ। उसके बाद लायला दोनों माँ बेटा को बोतल में कैद कर गहरे समंदर में फेंक देती है, जिससे दोनों चुड़ैल माँ बेटा पाताल लोक में पहुँच जाते हैं और गांव के सभी बच्चे वापस मिल जाते हैं। बच्चे वापस मिल जाने से गांव वाले बहुत खुश होते हैं और एक बार फिर से अपनी जान पर खेलकर रुक्मणी मैडम गांव के सभी बच्चों की जिंदगी बचा लेती है। एक बार की बात है, मलकागंज नाम के एक गांव में जोई नाम की एक लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। जोई दिखने में बहुत ही सुंदर थी, साथ ही उसे पढ़ने लिखने का भी बहुत शौक था। जोई और उसकी माँ के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी वो आराम से रहती थी। लेकिन कई साल पहले जोई के पिता का देहांत हो गया था। तब से ही वो दोनों माँ बेटी एक दूसरे का सहारा बनकर जी रही थी और वो दोनों आपस में बहुत खुश थी। वैसे तो जोई की माँ जोई से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसकी माँ जोई की एक आदत से बहुत परेशान थी। वो थी उसकी मदद करने की आदत। वो हमेशा हर किसी की मदद करती थी और कई बार इस सब से परेशानियों में घिर जाती थी। फिर एक दिन जोई की माँ जोई को समझाने उसके पास आती है। जोई, तुम बिल्कुल अपने पिता पर गई हो। देखो, तुम भी अपने पिता की तरह लोगों की मदद के लिए कभी भी मना नहीं करती हो। मगर मेरी बच्ची, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे पिता भी दूसरों की मदद करते करते अपनी जान गंवा बैठे हैं। इसलिए बेटी, अपने बारे में भी सोचा करो और इन गरीब लोगों के चक्करों में मत पड़ा करो। ये हमेशा ही मदद मांगते रहते हैं। नहीं माँ, मुझे लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है और मैं ये काम नहीं छोड़ सकती हूँ। जोई, देखो, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती। बस मैंने बोल दिया ना कि तुझे लोगों की भलाई करने की कोई जरूरत नहीं है, तो बस नहीं है। मुझे कुछ और नहीं सुनना है। मैं तुझे पढ़ाने के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। समझ आई ना? ज्यादा भलाई करने की कोई जरूरत नहीं है। साधना जोई को डांट कर वहाँ से चली जाती है, लेकिन जोई अपनी माँ की बात सुनकर दूसरे कान से निकाल देती है। फिर अगले दिन जोई अपने स्कूल जाती है। स्कूल में उसकी दो दोस्त थी, जिनका नाम मिनी और विनीता था, लेकिन वो दोनों जोई जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। फिर उसी दिन शाम को जब जोई अपनी दोनों सहेलियों के साथ घर वापस जा रही थी, तभी रास्ते में उन्हें भीख मांगती हुई एक बच्ची दिखी।
उसे देखकर जोई वहीं पर रुक गई। दीदी मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ पैसे दे दो ना, बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। उस बच्ची की ये बात सुनकर जोई को बहुत दुख होता है। देखो बहन, मेरे पास सिर्फ ये 20 रुपए ही है, लो अगर ये तुम्हारे कुछ काम आ सके तो। वो बच्ची जोई से पैसे लेकर खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। लेकिन यहाँ मिनी और विनीता जोई का मजाक उड़ाने लगती हैं। अरे जोई तू कितनी पागल है, तो जैसी पागल लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। भला कोई अपने पैसे किसी की मदद के लिए कैसे दे सकता है? हाँ मिनी, तूने बिल्कुल सच कहा, ये तो पागल है। इसे तुम जितना भी समझा लो, लेकिन इसे अक्ल ही नहीं आने वाली। इससे समझाते समझाते हम थक गए हैं, फिर भी ये नहीं समझती। छोड़, बाद में खुद ही रोएगी, हमें क्या। हाँ, तभी से पता चलेगा कि भला आज तक किसी का भला हुआ है जो तेरा होगा। वो तीनों सहेलियाँ रोज स्कूल में पढ़ने आती, मगर मिनी और विनीता हमेशा जोई को बुरा भला कहती थी और उसे समझाती थी कि दूसरों की मदद ना किया करे, मगर जोई किसी की बात भी नहीं सुनती थी। फिर एक दिन जब वो तीनों स्कूल के एनुअल फंक्शन से वापस आ रही थी, तो जोई देखती है कि रास्ते में एक औरत पड़ी हुई है जिसको सांप ने काट लिया है और वो सांप उसे काट कर वहाँ से चला गया। ये देखकर तीनों सहेलियाँ चौंक जाती हैं। रुक जाओ दोस्तों, हमें उनकी मदद करनी चाहिए, उन्हें हमारी जरूरत है। देखो, उन्हें सांप ने काट लिया है। फिर वो तीनों सहेलियाँ उस औरत के पास जाती हैं और उसे उठाकर डॉक्टर के पास ले जाने ही वाली होती हैं कि तभी वहाँ से एक बाबा जा रहे थे। वो उनसे कहते हैं, बेटा, इसे जिस काले सांप ने काटा है वो किसी डॉक्टर से ठीक नहीं होगा। अगर तुम्हें इसे बचाना है तो जंगल के बीचों बीच में एक गुफा है, वहाँ से 3 रास्ते 3 जादुई चूड़ियों के घर की तरफ जाते हैं। तुम्हें पहले वाले रास्ते से जाकर वहाँ से जड़ी बूटी लानी होगी, तभी इसकी जान बच सकती है। और हाँ बेटा, याद रहे, तुम सभी वहाँ पर लालच बिल्कुल भी मत करना, वरना तुम हमेशा के लिए वहीं पर कैद हो जाओगी। ठीक है बाबा जी, ये बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद तीनों सहेलियाँ जंगल में जाकर गुफा ढूंढने लगती हैं और गुफा मिलते ही तीनों साथ में उस अंधेरी गुफा में चली जाती हैं। तभी उन्हें 3 रास्ते भी मिल जाते हैं, लेकिन अचानक से उन्हें एक आवाज आती है। तुम्हारा यहाँ पर स्वागत है। पहला रास्ता तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा, दूसरा रास्ता तुम्हें बहुत धन दौलत देगा और तीसरा रास्ता तुम्हें हीरे और मोती देगा। तुम्हें जिस रास्ते पर भी जाना है अपनी इच्छा से जाना, लेकिन याद रहे, लालच करने वाला कभी भी वापस नहीं आ पाएगा। तीनों सोचकर अलग अलग रास्ते पर जाने का फैसला करती है। जोई पहले वाले रास्ते पर जाती है और तभी उसे एक सुंदर सा जादुई चूड़ी का घर दिखाई देता है। फिर वो उस चूड़ी के घर के अंदर चली जाती है। तभी उसे एक आवाज आती है, बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, मैं यहाँ पर किसी की जान बचाने के लिए आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो औरत जिसे सांप ने काट लिया है वो बिल्कुल ठीक हो जाए, इसलिए आप मुझे वो जड़ी बूटी दे दीजिए जिससे मैं उनकी जान बचा सकूँ। जादुई चूड़ी घर उसकी ऐसी इच्छा सुनकर बहुत खुश होता है और जोई से कहता है, जोई, तुम बहुत अच्छी बच्ची हो और सभी का भला सोचती हो, इसलिए तुम जब भी मुझे याद करोगी मैं चला आऊँगा और तुम्हें जो भी चाहिए होगा मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा। लेकिन अभी के लिए तुम ये जड़ी बूटी ले जाओ और उस औरत की जान बचा लो। फिर जादुई चूड़ी घर जोई को वो जादुई जड़ी बूटी दे देता है। फिर जोई वो जड़ी बूटी लेकर वापस आ जाती है और उस औरत को पीस कर पिला देती है। फिर कुछ ही देर में वो औरत बिल्कुल ठीक हो जाती है, मगर मिनी और विनीता अपनी लालच की वजह से उस जादुई चूड़ी के घर में हमेशा के लिए फंस जाती है।
जब ये बात जोई को पता चलती है तो उसे अपनी सहेलियों के लिए बुरा लगता है। फिर वो जादुई चूड़ी के घर को याद करती है। क्या हुआ जोई, तुमने मुझे क्यों बुलाया है? हे जादुई चूड़ी घर, मैं चाहती हूँ कि आप मेरी सहेलियों को माफ करके उन्हें छोड़ दें। जोई, उनका लालच उन्हें गलत रास्ते की ओर ले गया, क्योंकि उन्हें सोना और गहना चाहिए था। इसलिए वो धन और हीरे वाले चूड़ी घर में हमेशा के लिए कैद हो गई हैं। मगर तुम्हारे कहने पर मैं उन्हें माफ कर देता हूँ, क्योंकि तुम सच में बहुत दयालु और बहादुर बच्ची हो। फिर वो जादुई चूड़ी घर उन दोनों को माफ करके उन्हें छोड़ देता है। इस तरह मिनी और विनीता को अकल आ जाती है और वो दोनों भी जोई की तरह दूसरों की मदद करना शुरू कर देती हैं और खुशी खुशी रहने लगती है। और यहाँ दूसरी तरफ जोई को जादुई चूड़ी घर बहुत अमीर कर देता है और जोई हंसी खुशी से अपनी माँ के साथ अपनी जिंदगी जीने लगती है। अरे सुरभि, जल्दी करना, देर हो रही है। बस भाभी आ गई, मैं जरा चप्पल तो पहन लूं। अरे जल्दी आजा, नहीं तो तेरे भैया गुस्सा करेंगे। लो आ गई भाभी। भाभी, आज साइकिल पर पीछे मैं बैठूंगी। अच्छा दादी, और मैं कहाँ बैठूंगी? आप आगे बैठ जाओ ना, जैसे मैं बैठती हूँ। हट पगली, साइकिल पर आगे छोटे बच्चे बैठते हैं, बड़े नहीं। ये कहानी है सुरभि और सुमित्रा की। सुरभि और विशाल भाई बहन थे। कुछ साल पहले एक हादसे में सुरभि के माता पिता की मौत हो गई थी। तभी से विशाल ने सुरभि की सारी जिम्मेदारी उठा ली। सुरभि को माँ और भाभी का प्यार मिले, इसलिए विशाल ने सुमित्रा से शादी कर ली। सुमित्रा ने भी सुरभि को अपनी बेटी ही मान लिया। वो सुरभि पर जान छिड़कती थी। उस दिन विशाल, सुरभि और सुमित्रा गांव में ही एक शादी में जा रहे थे। फिर शादी में खाना खाते हुए सुरभि बोली, भाभी, ये दुल्हन ने क्या पहना हुआ है? ये लहंगा है। तेरे पास भी तो है, वो नीला वाला। नहीं, लेकिन ये तो उसके जैसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये दुल्हन का लहंगा है और बहुत महंगा भी आता है। अच्छा, तो कितने का मिलता है ये वाला लहंगा भाभी? अरे तू ऐसे क्यों पूछ रही है? जब मेरी शादी होगी ना, तो आप मुझे ऐसा ही लहंगा लेकर दोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं दूंगी। मेरी लाडो दुल्हन बनकर कितनी सुंदर लगेगी। कितनी अच्छी हो भाभी आप। रुको, इसी बात पर मैं आपके लिए एक और गुलाब जामुन लेकर आती हूँ। अच्छा, चल पागल कहीं की। सुरभि और सुमित्रा जिस शादी में गई थी, वो गांव के जमींदार की बेटी की शादी थी। जमींदार के पास पैसों की कमी तो थी नहीं, इसलिए उसने अपनी बेटी के लिए शहर से बहुत ही महंगा ब्राइडल लहंगा सिलवाया था। पर ये बात छोटी सुरभि को कहाँ समझ आती। लेकिन सुमित्रा के दिमाग में ये बात घर कर गई थी। घर लौटते हुए साइकिल के आगे बैठी सुरभि अपने भैया के साथ ढेर सारी बातें करती रही और साइकिल पर पीछे बैठी सुमित्रा बस यही हिसाब लगा रही थी कि उसे हर महीने कितने पैसे जोड़ने होंगे ताकि सुरभि की शादी तक वो उसके लिए एक अच्छा सा लहंगा खरीद सके। वक्त गुजरता गया और फिर एक दिन, डॉक्टर साहब, वो ठीक तो है ना? इन्हें सांप ने काटा है। जहर काफी ज्यादा फैल गया है। हमें इन्हें बचाने के लिए शहर से कुछ इंजेक्शंस मंगाने पड़ेंगे। आप एक काम करिए, 20,000 रुपए जितना जल्दी हो सके काउंटर पर जमा करा दीजिए। विशाल जब खेतों में काम कर रहा था, तभी उसे एक जहरीले सांप ने काट लिया था, जिसके बाद उसके साथी उसे अस्पताल तो ले आए, लेकिन डॉक्टर ने ऐसी बात कह दी थी जिसके बाद सुमित्रा सोच में पड़ गई। सुमित्रा के पास पैसे तो थे,
मगर वो उसने सुरभि के लहंगे के लिए बचा कर रखे थे। लेकिन इस वक्त विशाल का इलाज ज्यादा जरूरी था। सुमित्रा ने सारे पैसे अस्पताल में जमा कर दिए। इस तरह विशाल की जान तो बच गई, लेकिन वो पहले से बहुत ज्यादा कमजोर हो गया। फिर डॉक्टर ने सुमित्रा से कहा, देखिए, इनकी जान तो बच गई है, लेकिन 3-4 महीने इनसे कोई भारी काम मत करवाना, ये झेल नहीं पाएंगे। इनकी सेवा करो और खूब खिलाई पिलाई भी करनी होगी। जी डॉक्टर साहब। उस दिन से सुमित्रा पर घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी आ गई। हालांकि अच्छी बात ये थी कि अब सुरभि जवान हो गई थी, तो सुरभि घर का काम देखती और सुमित्रा बाहर जाकर एक फैक्ट्री में काम करने लगी। तभी एक दिन फैक्ट्री से वापस लौटते हुए सुमित्रा को रास्ते में एक बहुत बड़ी दर्जी की दुकान दिखाई दी, जिसके बाहर बड़े सुंदर सुंदर लहंगे टंगे हुए थे। सुमित्रा जानती थी कि वो लहंगे बहुत महंगे होंगे और वो उसे खरीद नहीं पाएगी, लेकिन तभी उसे कुछ सूझा। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते नमस्ते, बताओ क्या चाहिए आपको? नहीं सेठ जी, मैं कुछ खरीदने नहीं आई हूँ, मैं तो काम मांगने आई हूँ। अच्छा, वैसे मेरे यहाँ एक मशीन खाली तो है, तुम्हें सिलाई आती है क्या? आती तो नहीं है सेठ जी, पर राम कसम बहुत मेहनत करूँगी, जल्दी से जल्दी सीख लूँगी। चाहे तो मुझे आप पैसे मत देना, बस बढ़िया सा लहंगा सिलना सिखा देना। सुमित्रा की आंखों में सच्चाई देखकर सेठ ने उसे काम पर रख लिया। अगले ही दिन से सुमित्रा उस दुकान के काबिल दर्जियों से सिलाई सीखने लगी। वो सिलाई के काम के साथ साथ दुकान की साफ सफाई भी करती। उसकी मेहनत से सेठ बहुत खुश था। फिर ठीक 1 महीने के बाद, भाई सुमित्रा, कुछ सीखा तुमने? आज 1 महीना हो गया है तुम्हें। जी सेठ जी, ये देखिए, ये मैंने खुद सिला है। सुमित्रा के हाथों में एक बहुत ही प्यारा सा लहंगा था। उस लहंगे को देखकर सेठ बहुत खुश हुआ और फिर कुछ सोचकर बोला, सुमित्रा, ये तो बहुत बढ़िया है, मगर इसमें कढ़ाई का काम थोड़ा कम होना चाहिए था। उससे क्या होता है कि एक तो तुम्हारी मेहनत भी कम लगती और हम इसे थोड़ा सस्ता भी बेच सकते थे, और दूसरी बात ये कि डिजाइन भी थोड़ा खिल कर आता। जी सेठ जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। ऐसे ही मेहनत करती रहो और ये लो तुम्हारी पहली पगार। इतना कहकर सेठ ने सुमित्रा के हाथों में 10,000 रुपए रख दिए। सुमित्रा को इसकी उम्मीद भी नहीं थी। उसने सेठ का धन्यवाद किया और फौरन घर के लिए ढेर सारा राशन खरीद लिया। इधर विशाल भी अब बिल्कुल ठीक हो चुका था और अपने काम पर भी जाने लगा। इस बीच सुरभि की शादी भी तय हो गई, लेकिन सुरभि जानती थी कि उसके भाई भाभी कितनी मुश्किलों से घर का खर्च चला रहे थे। उसकी बचपन से बस एक ही ख्वाहिश थी कि वो अपनी शादी में एक बढ़िया सा लहंगा पहने, लेकिन बचपन की जिद को जवानी की समझदारी ने दबा दिया। उसने अपना मन मार लिया और किसी से कुछ भी नहीं कहा। ऐसे ही कुछ और वक्त बीता और फिर सुरभि की शादी का दिन भी आ गया। सुरभि, अरे ओ सुरभि, दरवाजा खोल जल्दी से। जी भाभी। देखो भाभी, ये साड़ी मुझ पर जच रही है ना? सुंदर लग रही हो ना मैं? अरे पगली, इतनी बड़ी भी नहीं हुई है कि अपनी भाभी से कुछ छुपा पाए। सेठ जी, अंदर आ जाइए, ये है मेरी गुड़िया। शादी बहुत बहुत मुबारक हो बेटी। शुक्रिया सेठ जी। खुश रहो बेटा, और ये लो, ये तुम्हारी भाभी की तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा। सुरभि ने फौरन से उस थैली को खोला तो उसमें बहुत ही खूबसूरत सा लहंगा था। सुरभि कुछ न कह सकी।
वो बस सुमित्रा की तरफ देखकर रोए जा रही थी। और फिर तुम्हें पता है बेटी, तुम शादी में बढ़िया सा लहंगा पहन सको, इसके लिए तुम्हारी भाभी ने मेरी दुकान पर काम करना शुरू किया। दिन रात सिलाई का काम सीखा और फिर हर रोज थोड़ा थोड़ा करके इसने अपने हाथों से तुम्हारे लिए ये लहंगा सिला है। पर सेठ जी, आपके बिना ये सब मुमकिन ना हो पाता। अरे मैंने तो सिर्फ तुम्हें कपड़ा दिया, लेकिन तुमने अपना सब कुछ दे दिया इसमें। ये लहंगा सच में बहुत अनमोल है। मुझे नहीं पता कि इस गांव में इतना महंगा लहंगा आज तक किसी दुल्हन ने पहना है कि नहीं। नहीं पहना होगा सेठ जी, क्योंकि किसी भी दुल्हन के पास इतने प्यार करने वाली माँ जैसी भाभी थोड़ी ना होगी। भाभी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।